नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। देखिए, मार्केट का बहुत ही भरोसेमंद ग्रुप माना जाता है, बहुत ही बड़ा ग्रुप माना जाता है HDFC ग्रुप को। इसमें कोई डाउट नहीं है कि काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं इस ग्रुप के शेयर, चाहे आप बात कर लो HDFC की, HDFC AMC की, HDFC बैंक या फिर HDFC लाइफ की। लेकिन अभी कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं जिससे कि काफ़ी इम्पैक्ट पड़ सकता है इन शेयरों में। लगभग मान लो कि आप दो तीन जो शेयर मैंने ऊपर की बताई, जैसे HDFC AMC, HDFC बैंक, इन पर तो डेफिनेटली आपको असर देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। तो वो क्या न्यूज़ है, जानेंगे पूरी न्यूज़ को अच्छे से। तो एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, इससे हमें हौसला बढ़ता है और भी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जेन्युइन और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब भी कर ले। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, कुछ दिन पहले न्यूज़ आई थी कि जो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड हाउस है उसने अपने 6 डेब्ट स्कीमों को बंद कर दिया। कारण बताया था कि बहुत ही ज़्यादा रिडम्पशन की मांग आ रही थी, मतलब कि जिन इन्वेस्टर्स ने इन म्यूचुअल फंड में अपना जो डेब्ट फंड थे उनमें जो पैसे लगाए थे वो वापस डिमांड कर रहे थे। कारण जो भी हो, इकोनॉमी क्रैश कर रही थी, स्लो डाउन हो रही थी, तो इन्वेस्टर्स को डर लग रहा था, जो भी रीजंस हो, लेकिन बहुत ज़्यादा रिडम्पशन की डिमांड आने लगी थी, जिसके कारण कि जो डेब्ट स्कीम थी ये फ्रैंकलिन टेम्पल्टन की, उनको काफ़ी लॉस सहना पड़ रहा था, जिसके कारण कि उन्होंने उन 6 डेब्ट स्कीम को ही बंद कर दिया था, जिसके बाद से कि कोई भी रिडम्पशन, कोई भी पैसा निकाल नहीं सकते थे जो उनके इन्वेस्टर्स थे। तो काफ़ी बड़ा झटका लगा था उस समय, जिसका कि इम्पैक्ट आपको देखने को मिला था मार्केट में। जो HDFC AMC की जो शेयर थी उस दिन काफ़ी गिरावट आपको उसमें देखने को मिली थी। तो आने वाले समय में भी इसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। जो फंड हाउसेस हैं, जो HDFC AMC हुई, ऐसी जो कंपनियां हैं जो एसेट मैनेजमेंट का काम करती है, जो म्यूचुअल फंड हाउसेस है, उन पर आपको इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। इसकी काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो देख लेते हैं कि यह न्यूज़ क्या है। देख सकते हैं ना, फ्रेश जोल्ट टू इन्वेस्टर्स, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड हैज सेड दैट एसएल इंफ्रा प्रोजेक्ट हैज डिफॉल्टेड ऑन इट्स नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स। तो देख सकते हैं कि एक फ्रेश जोल्ट मतलब एक नया झटका लगा है इन्वेस्टर्स को, क्योंकि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन फंड हाउस ने कहा है कि एसएल प्रोजेक्ट्स हैज़ डिफॉल्टेड, मतलब कि वह पैसे का पेमेंट नहीं कर रही है ऑन इट्स जो नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर बॉन्ड्स थे एसएल ग्रुप के, उस पर वो पैसे का पेमेंट नहीं कर रही थी जो कि करना था एसएल ग्रुप को। Though the fund house has said that the event does not have any impact on the net asset value of the scheme, it has not entirely marked down its investment. The NCDs are currently valued at 92 crore in our portfolio, that is at 50% of the maturity value after providing a haircut of 85%. The fund house said in a statement the 4 scheme had a maturity value of 616 करोड़। देखिए, 616 करोड़ की मैच्योरिटी वैल्यू थी, लेकिन पेमेंट नहीं करने के कारण, डिफ़ॉल्ट हो जाने के कारण 92 करोड़ का ही मैच्योरिटी एट प्रेजेंट हुआ है 4 डेब्ट स्कीमों पर। हालांकि जो डिवेंचर्स हैं वो बैक्ड हैं शेयर से। तो किन शेयर से बैक्ड किए हुए हैं वो हम देख लेते हैं। द NCDs आर बैक्ड बाई अ प्लेजेस ऑफ लिस्टेड शेयर ऑफ जी एंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेज डिश टीवी इंडिया लिमिटेड, अनलिस्टेड शेयर ऑफ EIL, पर्सनल गारंटी ऑफ जी फाउंडर सुभाष चंद्रा एंड कॉर्पोरेट गारंटी फ्रैंकलिन टेम्पल्टन सेड। तो देख सकते हैं कि बैक्ड किए हुए, मतलब कि इनकी गारंटी ली हुई है इन शेयरों के द्वारा। जो NCDs जो है बैक्ड बाय द प्लेसेस ऑफ लिस्टेड शेयर, मतलब कि जो लिस्टेड शेयर जी एंटरटेनमेंट के हो गए, डिश टीवी इंडिया के हो गए, अनलिस्टेड शेयर ऑफ EIL के हो गए, इनके द्वारा गारंटी दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी पेमेंट नहीं किया गया। जो 22 मई, मतलब कि परसों इनकी मैच्योरिटी पीरियड थी, उस दिन बताया गया पेमेंट नहीं कर रहे हैं इन 4 डेब्ट स्कीम्स में। तो इसमें लीगल एक्शन भी ली जा रही है। आप देख सकते हैं, वी हैव अपॉइंटेड अ लीगल काउंसिल एंड आर एक्टिवली कंसिडरिंग ऑल द नेसेसरी एक्शंस टू मैक्सिमाइज रिकवरी वैल्यू। तो आप देख सकते हैं कि जो एसएल ग्रुप पर लीगल एक्शन भी ली जा रही है कि जो उन्होंने पेमेंट नहीं किया है, जो कि पेमेंट उनका बाकी है, जो कि 22 मई को पूरा होने वाला था, उससे वो मुकर गए। तो उस पेमेंट के लिए पूरी का पूरा लीगल एक्शन भी लिया जा रहा है। तो आगे आने वाले समय में देखना होगा कि यह कितना पेमेंट करती है और कितना पेमेंट बाकी रहती है। हालांकि यह एक बुरी खबर जरूर है म्यूचुअल फंडों के लिए, म्यूचुअल फंड हाउसेस के लिए, HDFC AMC के लिए, क्योंकि पिछले बार भी आपने देखा था कि एक निगेटिव इम्पैक्ट इस पर पड़ा था, और अभी आने वाले 1-2 दिनों में भी आपका कुछ ना कुछ असर तो जरूर देखने को मिलना चाहिए। तो अब आगे बात कर लेते हैं कि HDFC पर किस तरह से बुरा इम्पैक्ट पड़ने वाला है।
देखिए, अगली जो खबर है एचडीएफसी के लिए, इसका जो क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स हैं वह कल आने वाले हैं और ऐसा एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि इसके जो रिजल्ट्स हैं उसमें अच्छी खासी गिरावट आ सकती है। तो देखिए, अगर आपको इसकी रिज़ल्ट के बारे में पहले से अगर पता हो तो आप उस तरह से अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि पता होने के बाद तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इन्वेस्टेड किए हुए होंगे ऑलरेडी तो उसके बाद तो एक गिरावट आएगी। अगर आपको पहले से पता रहेगा तो आप उससे इन्वेस्टमेंट करने से बच सकते हैं। जब गिरावट आएगी फिर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। तो देखिए, रिजल्ट आने से पहले जो गेस किए जा रहे हैं एचडीएफसी क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स को, उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं ताकि आप पहले से प्रिपेयर रहे कि आपको किस तरह की ट्रेड लेनी है ट्यूसडे को। तो देखिए, एचडीएफसी Q4 रिजल्ट्स प्रीव्यू, प्रॉफिट में फॉल अप टू 22% इन एब्सेंस ऑफ डिविडेंड इनकम। आगे देख लेते हैं। Mortgage lender Housing Development Finance Corporation is expected to report 12 to 22% decline in profit for the March quarter on likely fall in the dividend income from subsidiaries. The NBFC is slated to release its quarterly result on Monday 25. तो देखिए, इनकी जो सब्सिडरीज हैं उसके द्वारा डिविडेंड इनकम नहीं हुआ है इस क्वार्टर में, तो जिसके कारण कि आपको एक नेट जो इनकम है, नेट जो प्रॉफिट है उसमें 22% तक डिक्लाइन देखने को मिल सकती है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की माने तो एचडीएफसी टू पोस्ट 21.30% फॉल इन प्रॉफिट ऑन 730% ग्रोथ इन नेट इंटरेस्ट इनकम। हालांकि एक अच्छी खबर यह भी आ रही है कि जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वह 7.30% से बढ़नी चाहिए। तो एनआईआई क्या होती है, या मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि जो भी देखिए एक एनबीएफसीज है, एचडीएफसी भी एक एनबीएफसीज है, तो इसका भी मेन काम वही होता है, फाइनेंस का काम होता है, हाउसिंग फाइनेंस का काम है। तो यह जिस रेट पर बैंकों से लोन लेती है और जिस रेट पर अपने कस्टमरों को लोन देती है उसका डिफरेंस ही आई कहलाता है। तो उस इनकम में आपको 7.30% की बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है। क्वार्टर फॉर फाइनेंशियल ईयर 19 when the company earned ₹540 crore as dividend income, its subsidiaries have not paid any dividend to parent in क्वार्टर फॉर फाइनेंशियल ईयर 20 कोटक सेट। तो देखिए, मेन जो रीज़न इसमें देखने को मिल सकता है, आपको जो अर्निंग्स इसकी जो प्रॉफिट में डिक्लाइन आपको देखने को मिलेगी वह है इसकी डिविडेंड इनकम। तो पिछले साल की यदि बात करें तो 540 करोड़ की डिविडेंड इनकम थी, जिसके कारण कि अच्छी खासी प्रॉफिट हुई थी, और इस क्वार्टर में आपको यह डिविडेंड इनकम देखने को नहीं मिल रही है, तो जिसके कारण कि आपको एक गिरावट इसके प्रॉफिट में देखने को मिल सकता है और इसका इम्पैक्ट आपको बाकी सब्सिडरीज शेयर पे भी देखने को मिल सकता है। तो अब दो शेयरों की तो हमने बात कर ली, तो अभी आगे बात कर लेते हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में। तो देखिए, एचडीएफसी यदि बैंक की बात करें तो जो पिछला ट्रेडिंग सेशन थी उस दिन आपने देखा होगा कि आरबीआई ने एक मोरेटोरियम बढ़ा दिया था 3 महीने तक, मतलब कि 31 अगस्त तक के लिए मोरेटोरियम पीरियड को बढ़ा दिया गया है। तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा जो पड़ा है बैंकिंग सेक्टर पर और एनबीएफसीज पर पड़ा है। तो बैंक देखिए, जो स्टेप्स लिए गए थे आरबीआई द्वारा मोरेटोरियम पीरियड को एक्सटेंड करने का, उसका इम्पैक्ट आपको ऑलरेडी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल गया था। जो बैंकिंग सेक्टर्स थी, जो एनबीएफसी सेक्टर थी, फाइनेंशियल सर्विसेज जो थी, उस पर काफ़ी प्रेशर था। बैंकिंग सेक्टर में भी 3% के करीब गिरावट थी। तो आगे आने वाले समय में भी आपको बैंकिंग सेक्टर पर प्रेशर देखने को मिल सकता है। कारण क्या हुआ? देखिए, कारण है कि जो मोरेटोरियम पीरियड बढ़ाने से कुछ जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर, जो इंडिविजुअल कस्टमर्स हैं, उन्हें तो प्रॉफिट हुआ, लेकिन जो बैंकों पर काफ़ी इसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि इन्हें ऑलरेडी 3 महीने तक तो कोई भी जो लोन इन्होंने दी हुई थी उसका रिपेमेंट तो ऑलरेडी 3 महीने से नहीं मिल रही थी। उसके बाद अगले 3 महीने तक भी, मतलब कि टोटल 6 महीने तक कोई भी रिपेमेंट नहीं मिलेगा। जो भी इन्होंने लोन दिया हुआ था अपने छोटे कस्टमर्स हो गए या फिर जो कंपनियां हो गई या फिर जो इंटरप्राइजेज हो गए, उन्हें जो लोन इन्होंने दी हुई थी उनका कोई भी वापस से पेमेंट इन बैंकों को नहीं मिलने वाला है, कोई भी ईएमआईज नहीं मिलने वाला है अगले 3 महीने तक। तो जिसका कि काफ़ी इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। एनपीए जो होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है, उसमें भी बढ़ोतरी होने की काफ़ी प्रोबेबिलिटी है। तो जिसके कारण कि अगले क्वार्टर के रिजल्ट्स भी बैंकिंग सेक्टर्स के खराब आ सकते हैं, इनकी बैलेंस शीट भी काफ़ी हल्की हो सकती है। तो यह थी मेरी कोशिश आपको अपडेट करने की, ताकि आपको शेयर मार्केट में लॉस ना हो। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।